गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हमारा जो क्यूज़ नंबर है यहाँ पे वो आपके 40 नंबर क्यूज़ है। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एकदम पूरा डिटेल्स के साथ में यहाँ पे जानेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इनके द्वारा कौन कौन से हार्मोनों का स्त्रावन किया जाता है। अब जो भी हार्मोन है उन हार्मोनों के हमें यहाँ पे कार्य पढ़ने और उन हार्मोनों की कमी से होने वाले शरीर में रोगों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार सारे लाइव आ जाइए, फिर हमारे यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी लाइव आ रहे एक बार इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। जो भी लाइव आ रहे एक बार इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर हमारे यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्यूज़ नंबर आपका 14 है। इससे पहले हमने यहाँ पे 13 क्यूज़ कंप्लीट कर लेते हैं ना। आज हमारे यहाँ पे 14 नंबर क्यूज़ कंटिन्यू हो रही है डेली आपके यहाँ पे क्लास। तो एक बार जो भी जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आवाज़ क्लियर आ रही है तो कमेंट करके बता दें। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। जो भी लाइव आ रहे हैं एक बार वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ना। फिर हमारे यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो लाइव आ गए। और देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे आप आज आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करती है, मतलब जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो हार्मोन क्या कार्य करते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, क्यूज़ नंबर आपका यहाँ पे 14 नंबर क्यूज़ है। इससे पहले हमने यहाँ पे कम्प्लीटली 13 क्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, थोड़ा समझते हैं यहाँ पे इसका बेसिक, फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में ध्यान रखना कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कभी भी अकेले अपना कार्य संपन्न नहीं कर सकते। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ में हमारा शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, वो नर्वस सिस्टम इन ग्रंथियों के साथ मिलकर हमारे शरीर की जो भी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को क्या करवाते हैं, यहाँ पे संपन्न करवाते हैं। नमस्ते आदित्य। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ में कौन सा तंत्र मिलकर सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, तंत्रिका तंत्र और आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये दोनों सिस्टम एक साथ में कार्य करते हैं। अब देखो इन दोनों के जो सम्मिलित अध्ययन होता है, इन दोनों का जो सम्मिलित अध्ययन होता है, उस सम्मिलित अध्ययन को यहाँ पे कहा जाता है आपका न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहा जाता है इसको? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। फिर ध्यान में रखना यहाँ पे कि अंतःस्रावी विज्ञान है, इस अंतःस्रावी विज्ञान का जो जनक है, इस अंतःस्रावी विज्ञान का जो जनक है वो जनक है आपके थॉमस एडिसन। कौन है यहाँ पे? थॉमस एडिसन। इसको कहा जाता है यहाँ पे थॉमस एडिसन को कहा जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? आपके थॉमस एडिसन। गुड इवनिंग राकेश, नमस्ते हरिभजन। यहाँ पे तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका जो जनक है वो कौन है? आपके थॉमस एडिसन है। फिर ध्यान रखना हमारे शरीर में जो ग्रंथियाँ पाई जाती है ना, वो ग्रंथियाँ मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? आपके 3 प्रकार की। देखो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो होती है यहाँ पे ध्यान रखना एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक कौन सी होती है? आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब बहिस्रावी ग्रंथियाँ। एक होती है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और एक होती है आपके मिक्स ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे कि यकृत ग्रंथि हो गई आपके, और इसके अलावा जो लार ग्रंथि है ये एक प्रकार की यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के में हो जाएगी आपकी पीयूष ग्रंथि। इसके अलावा जो पीनियल ग्रंथि है वो भी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो जाएगी। जो भी ग्रंथ है वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो जाएगी। थायराइड, पैराथायराइड, ये सारी ग्रंथियाँ कौन सी हो जाएगी? एंडोक्राइन। एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि हमारे शरीर में, और वो ग्रंथि आपके अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? आपके अग्नाशय, जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावन किया जाता है वो पदार्थ आपकी नलिका में स्त्रावित किया जाता है। किसमें स्त्रावित किया जाता है? आपकी नलिका में। इसीलिए इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? आपकी नलिका युक्त ग्रंथियाँ कहा जाता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथों को ध्यान रखना नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहा जाता है। यहाँ पे यह नलिका विहीन ग्रंथियाँ, और ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपने रस का स्त्राव किस में करती है? रक्त में करती है। किस में करती है? आपके रक्त में करती है। फिर यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जिस पदार्थ का स्त्रावन किया जाता है उसे कहा जाता है यहाँ पे एंजाइम। क्या कहा जाता है? आपके एंजाइम। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावन किया जाता है उसे यहाँ पे क्या कहा जाता है? आपके हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके हार्मोन।
ठीक है। और अग्नाशय ग्रंथि एक प्रकार की आपकी मिश्रित ग्रंथि है, मतलब ये आपके एंजाइम का भी स्राव करती है और हार्मोनों का भी स्राव करती है, अर्थात ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में भी कार्य करती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में भी यहाँ पे कार्य करती है। अब बात है आगे यहाँ पे हार्मोन। तो सबसे पहला हार्मोन जो खोजा गया था वो खोजा गया था सिक्रेटिन हार्मोन। कौन सा खोजा गया था? आपके सिक्रेटिन हार्मोन सबसे पहले खोजा जाने वाला हार्मोन। सबसे पहला कौन सा हार्मोन खोजा गया था? सिक्रेटिन हार्मोन। फिर बात आती है यहाँ पे हार्मोन शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? तो हार्मोन शब्द देने वाला वैज्ञानिक था आपके स्टार्लिंग। कौन था यहाँ पे? स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन शब्द दिया था। एक बार इतनी डिटेल्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर बात करते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है? टोटल होती है आपके 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कितनी होती है हमारे शरीर में? ध्यान रखना, 10 होती है। कितनी ग्लैंड्स होती है? 10। सबसे पहले बात करते हैं आपके, ये एक फर्स्ट नंबर हो जाएगी आपकी पीनियल। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? आपकी पीनियल। पीनियल के बाद में सेकेंड नंबर हो जाएगी आपके हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद में हो जाएगी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो ये तीनों ग्रंथि आपके मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ पे पाई जाती है? आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके बाद में ये आपकी फोर्थ नंबर हो जाएगी यहाँ पे थायराइड ग्रंथि, जो गले में श्वास नली जो ट्रेकिया होता है उस ट्रेकिया के मध्य में पाई जाती है। और इस थायराइड के ऊपर ही आपकी 4 ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे पैराथायराइड। ये आपके 5 नंबर ग्रंथि यहाँ पे। क्या बोल रहे हो आप यहाँ पे? दीपक कुमार क्या बोल रहे हो आप? हेलो लोकेंद्र। तो यहाँ पे 5 ये हो गई पैराथायराइड। फिर देखो 6 नंबर आपकी एड्रिनल ग्रंथि, जिसे हम यहाँ पे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 7 नंबर अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? आपकी अग्नाशय ग्रंथि। और 8 नंबर हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी 8 नंबर हो जाएगी यहाँ पे अंडाशय की ग्रंथि। और 9 नंबर ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? आपके वृषण की ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? आपके वृषण की ग्रंथि। एक ग्रंथि ध्यान रखना, ये आपके थाइमस ग्रंथि, और ये थाइमस ग्रंथि आपके हो गई 10। इस प्रकार टोटल मानव शरीर में कितनी ग्रंथियाँ पाई जाती है? आपकी 10 ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसमें से आपके जो ओवेरियंस होती है, या आपके ओवेरियंस किस में पाई जाती है? आपके फीमेल, मतलब मादा में अंडाशय ग्रंथि, और मेल में कौन सी पाई जाती है? आपकी टेस्टिस, जैसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं? वृषण ग्रंथि। तो एक बार ये बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान में रखना। अब हम जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हर एक यहाँ पे स्टेप वाइज, सबसे पहले पीयूष ग्रंथि के यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर आपकी पीनियल ग्रंथि को। इस प्रकार से आपको एक एक ग्रंथि के बारे में डिटेल से पढ़ते चलेंगे और आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपका ध्यान रखना, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उस एंडोक्राइन ग्लैंड्स का आज ये आपके पार्ट नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है। आज ये आपके पार्ट नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि सारी ग्रंथ है वो हम यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आज, इसीलिए आधी ग्रंथ आपको इस पोर्शन में देखने को मिलेगी, आधी ग्रंथ आपको नेक्स्ट कल के वीडियो में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो आपके सामने, ध्यान रखना, ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क में ये वाला जो भाग होता है, ये भाग कौन सा कहलाता है? आपके हाइपोथैलेमस। कौन सा भाग कहलाता है? आपके हाइपोथैलेमस का भाग। इस हाइपोथैलेमस के नीचे ही आपकी ये लटकी हुई अवस्था में ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। हाँ, नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे ना, सोमवार तो मंडे को आपको नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। 22 नंबर जो पाचन वाला चैप्टर चल रहा है उसके नोट्स मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ने, हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। फिर ध्यान रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड की स्थिति कहाँ पे होती है? तो इसकी जो स्थिति होती है, इसकी स्थिति हो जाएगी आपके हाइपोथैलेमस के नीचे। हाइपोथैलेमस के नीचे आपके इनफंडिबुलम नामक व्रंत द्वारा। ये भाग तो कौन सा होता है? आपकी हाइपोथैलेमस का होता है। ये भाग कौन सा होता है? आपके हाइपोथैलेमस का होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस का। और ये जो भाग है यहाँ वाला, ये आपकी पीयूष ग्रंथि, ये आपका इनफंडिबुलम नामक यहाँ पे व्रंत हो जाएगा, इनफंडिबुलम नामक व्रंत हो जाएगा, और ये आपके पीयूष ग्रंथि हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये पीयूष ग्रंथि की स्थिति हो गई। अब देखो पीयूष ग्रंथि आपके एक स्फिनोइड अस्थि, कौन सी अस्थि? यहाँ पे स्फिनोइड अस्थि, जो आपकी खोपड़ी में पाई जाती है। यहाँ पे स्फिनोइड अस्थि के सेला टर्सिका नामक गुहा में पाई जाती है। यहाँ पे जो केविटी होती है उससे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे सेला टर्सिका। इस सेला टर्सिका नामक गुहा में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, ध्यान रखना, एक तो आपके अग्रपाली होती है, एक आपके पश्चपाली। ये आपके अग्रपाली होती है एक तो। इस अग्रपाली को हम इंग्लिश में कहते हैं आपके एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं इसको? हम एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और फिर हो जाएगा आपका ये एक दूसरी पाली, पश्चपाली पीछे की ओर है, तो इसे पश्चपाली, और इसे कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं इसे? न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इस प्रकार ध्यान रखना, ये आपकी पीयूष ग्रंथि के बारे में एक बार शॉर्ट में समझा दे।
अब बात आती है यहाँ पे पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हुआ होने वाले हार्मोन। हार्मोन टोटल ध्यान रखना 9 हार्मोन इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। गुड इवनिंग। तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन कितने हो गए? 9, जिसमें से ध्यान रखना कि जो 7 हार्मोन है वो 7 हार्मोन आपके अग्रपालिक के द्वारा स्रावित होते हैं। मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस भाग के द्वारा कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 7 हार्मोन। बाकी बचे 2 हार्मोन, वो 2 हार्मोन आपके पश्चपालिक के द्वारा स्रावित होते हैं। किसके द्वारा स्रावित होते हैं? आपके पश्चपालिक के द्वारा स्रावित। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इन हार्मोनों को याद करने की ट्रिक्स, कैसे याद कर सकते हैं आप ये 9 हार्मोन। ठीक है, तो हमारे पास पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन की जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स है GLAT, गलत है ना। फिर आपको लिखना है यहाँ पे FM पे OA, गलत FM पे OA। ये आपके सामने यहाँ पे ट्रिक है। यहाँ पे देखो पीछे जो नाम आ रहा है यहाँ पे OA है ना, तो ये हमेशा ही आपके पीछे ही रहते हैं नाम। तो इसमें ध्यान रखना कि ये 2 हार्मोन स्रावित किए जाएंगे आपके पश्चपालिक के द्वारा। पीछे नाम है तो आपके पश्चपालिक, तो पश्चपालिक के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित, और बाकी वाले ये जो आपके 7 हार्मोन है ये 7 हार्मोन आपके अग्रपालिक के द्वारा स्रावित। किसके द्वारा स्रावित किए जाएंगे? आपके अग्रपालिक के द्वारा स्रावित किए जाएंगे। अब देखो जी के द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है? जी के द्वारा बनता है आपका GH हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन, या फिर इसे कहते हैं STH हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। फिर सेकेंड नंबर आपका एल से होता है आपका LH हार्मोन, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। फिर ए के द्वारा हार्मोन बनता है आपका ACTH हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर यहाँ पे आ रहा है टी से बनता है आपका TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आता है आपका एफ के द्वारा बनता है यहाँ पे FS हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फिर नेक्स्ट आता है आपका M, और M के द्वारा जो हार्मोन बनता है वो बनता है आपका MSH हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और P के द्वारा बनता है यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनता है? आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन, या फिर इसे LTH हार्मोन भी कहा जाता है, लेक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। फिर जो 7 हार्मोन है ये 7 हार्मोन ध्यान रखना अग्रपालिक के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं? अग्रपालिक को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, हाइपोफाइसिस। ठीक है, अब पीछे बात आ रही है यहाँ पे O और A बच गया पीछे। तो O के द्वारा जो हार्मोन बनता है वो हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और A के द्वारा हो जाएगा यहाँ पे आपका ADH हार्मोन। कौन सा हार्मोन? आपके ADH हार्मोन, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। तो इस प्रकार से आपके टोटल 9 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा। फिर ध्यान रखना यहाँ पे पीयूष ग्रंथि होती है वो आपके बाकी सभी जो भी ग्रंथि है, जैसे कि थायराइड, सिर्फ हाइपोथैलेमस को छोड़कर इन सभी बाकी ग्रंथियों पर अपना क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। इसीलिए इसे यहाँ पे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका जो आकार होता है वो आपके मटर के दाने के आकार का होता है, मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है। इसका जो बाहर होता है वो आपके 0.3 से 0.5 ग्राम के बीच होता है। कितना होता है? 0.3 से 0.5 ग्राम के बीच होता है। बात आई यहाँ पे हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस के बारे में ध्यान रखना, इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी पीयूष ग्रंथि पे कंट्रोल रखने का कार्य करती है। हाइपोथैलेमस 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। कितने प्रकार के हार्मोन? एक तो होता है यहाँ पे इनहिबिशन हार्मोन, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं निरोधी हार्मोन, इनहिबिशन हार्मोन जिसे हम यहाँ पे निरोधी हार्मोन कहते हैं। एक होता है आपके रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हम यहाँ पे मोचक हार्मोन कहते हैं। ये 2 प्रकार के हार्मोन। मोचक हार्मोन तो क्या कहेगा? इस पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन यहाँ पे निरोधी हार्मोन इस पीयूष ग्रंथि को क्या करेगा? हार्मोन स्रावित करने के लिए रोकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप ध्यान रखना, इस यहाँ पे जो पीयूष ग्रंथि, इस पीयूष ग्रंथि के बारे में ये मैंने डिटेल्स बता दी। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे? क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चनों के द्वारा हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला ये पूरा पोर्शन है ये हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे बात की गई आपके, देखो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों की, ये पीयूष ग्रंथि की यहाँ पे स्थिति बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ADH हार्मोन की बात हो रही है, यहाँ पे आपका GH हार्मोन की बात हो गई, GnRH, TRH के हार्मोन की, PRH, ये तो आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे आपका एक हार्मोन की बात की गई ADH हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। तो एक बार आप यहाँ पे मैंने जो पीयूष ग्रंथि के यहाँ पे हार्मोन बताए थे, आपको ये हार्मोन ध्यान में रखना कौन कौन से हार्मोन, एक बार मैं वापस बता देता हूँ इनको। देखो आपके 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक तो अग्रपाली, पश्चपाली। तो अग्रपाली के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हो जाएंगे? GLAT, FM पे, ये आपके 7 हार्मोन अग्रपाली। G का मतलब ग्रोथ हार्मोन या STH हार्मोन, L का मतलब
LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ए का मतलब ACTH हार्मोन एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एफ के यहाँ पे टी के द्वारा हो जाएगा आपका TSH हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफ के द्वारा हो जाएगा यहाँ पे FSH हार्मोन, एम के द्वारा हो जाएगा आपका MSH हार्मोन, पी के द्वारा हो जाएगा आपकी प्रोलेक्टिन या फिर इसे LTH हार्मोन भी कहा जाता है लेक्टोजेनिक ट्रोपिक हार्मोन, और ओ के द्वारा हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ए के द्वारा हो जाएगा यहाँ पे ADH हार्मोन। तो इस प्रकार से टोटल यहाँ पे कितने हार्मोन हो गए आपके 9 हार्मोन हो गए पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो ग्रंथियों की स्थिति बताई गई अलग अलग ग्रंथियों की। ये जो गले में जो ग्रंथि पाई जाती है ये ग्रंथि ध्यान रखना, ये गले में कौन सी ग्रंथि हो जाएगी आपके, ये जो गले में ग्रंथि पाई जाती है ये ग्रंथि हो जाएगी आपके थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी आपके थायराइड ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हो जाएगी यहाँ पे सबसे बड़ी, वो हो जाएगी आपके थायराइड ग्रंथि, सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। फिर ध्यान रखना यहाँ पे बात हो रही है आपकी पैराथायराइड, तो इसके ऊपर देखो ये 4 जो ग्रंथियाँ पाई जाती है इन चारों ग्रंथियों को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। ये आपकी जो यहाँ पे ग्रंथि की बात की गई ये ग्रंथि ये आपकी पेनक्रियाज ग्लैंड हो जाएगी जिसे हम अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। ये आपके देखो किडनियाँ हैं दोनों ही, इन किडनियों के ऊपर जो आपके ये जो ग्रंथि पाई जाती है टोपिनुमा, इस टोपिनुमा जो ग्रंथि होती है इस टोपिनुमा ग्रंथि को हम कहते हैं एड्रेनलिन ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। बिल्कुल भाई लाइक कर दो है ना सारे। अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पे आपका ये पीनियल ग्रंथि दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और यहाँ पे बीच में आपके जो हाइपोथैलेमस का भाग पाया जाता है। हाँ एच आ रहा है, एच का मतलब होता है हार्मोन, ठीक है, एच का मतलब होता है हार्मोन होता है, ध्यान रखना। एच आ रहा है सब में पीछे यहाँ पे उस एच का मतलब है आपके हार्मोन। देखो यहाँ पे सब में आपको एच देखने को मिलेगा, ये एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच, इन सभी एच का मतलब होता है आपका यहाँ पे हार्मोन होता है, ठीक है। और बात होती है यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एस नाम है, एस का मतलब होता है स्टूमुलेटिंग, एस का मतलब होता है स्टूमुलेटिंग, और स्टूमुलेटिंग का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है आपके प्रेरक करने वाला हार्मोन, मतलब किसी को प्रेरित करना। तो पीयूष ग्रंथि क्या करती है, प्रत्येक हार्मोन निकालती है और वो अपने हार्मोनों को क्या करती है दूसरी ग्रंथि पर स्रावित करती है और उन ग्रंथियों को कहती है कि अपने हार्मोन स्रावित करो, ठीक है। और ट्रोपिक का मतलब भी होता है, ध्यान रखना, आपके जो ट्रोपिक है उस ट्रोपिक का भी मतलब होता है यहाँ पे आपके प्रेरित करने वाला हार्मोन, प्रेरित करने वाला हार्मोन, ठीक है। ट्रोपिक का मतलब भी क्या होता है आपके प्रेरित करने वाला हार्मोन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर में ग्रंथियां पाई जाती है। देखो कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है इसका आंसर देना यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर अशोक का यहाँ पे डी आ रहा है, आदित्य का यहाँ पे डी आ रहा है, मानस का डी आ रहा है, SDS का भी यहाँ पे डी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर आपके डी ऑप्शन आ रहा है, करेक्ट है ना। तो उजाला का डी ऑप्शन आ रहा है, दीपिका का डी आ रहा है यहाँ पे, अशोक का डी आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। जो भी डी ऑप्शन दे रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट है कि मानव शरीर में जो ग्रंथियाँ पाई जाती है वो आपकी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होती है और आपकी मिश्रित ग्रंथि होती है। हमारे शरीर की एकमात्र जो मिश्रित ग्रंथि होती है, अभिषय का बिल्कुल करेक्ट है, वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी आपके अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी आपकी अग्नाशय ग्रंथि। हमारे शरीर में दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, अग्नाशय ग्रंथि। अब देखो इस अग्नाशय ग्रंथि में कुछ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अग्नाशय ग्रंथि में क्या होता है, आपकी कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और उन कोशिकाओं को कहते हैं हम यहाँ पे लैंगर-हैंस की द्वीपकाएं। क्या कहते हैं इसमें, लैंगर-हैंस की द्वीपकाएं कहते हैं, ठीक है, लैंगर-हैंस की द्वीपकाएं कहते हैं। इन लैंगर-हैंस की द्वीपकाओं में ध्यान रखना यहाँ पे 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। यहाँ पे कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, आपके 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो होती है अल्फा सेल, एक होती है आपके अल्फा सेल, और उसके बाद में एक होती है आपके बीटा सेल, और एक होती है आपके डेल्टा कोशिका या फिर हम उसे गामा सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना अल्फा कोशिकाओं के द्वारा यहाँ पे आपके ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है। किसका स्त्रावन किया जाता है, आपके ग्लूकागोन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है यहाँ पे। फिर ध्यान में रखना यहाँ पे बीटा कोशिकाओं के द्वारा आपके इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है।
किसका स्राव किया जाता है, आपके इंसुलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। और डेल्टा कोशिकाओं द्वारा यहाँ पे ध्यान रखना सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। किसका स्राव किया जाता है, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। अब देखो हमारे शरीर में इनका कार्य बता रहा हूँ एकदम डिटेल्स के साथ में, यहाँ पे ध्यान रखना कि ग्लूकागोन क्या कार्य करता है, इंसुलिन क्या कार्य करता है और सोमेटोस्टेनिन यहाँ पे क्या कार्य करता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये मेरी हाथ वाली कोशिका, इस हाथ वाली कोशिकाओं को यहाँ पे कंटिन्यू लिख रही है, आपको यहाँ पे पढ़ा रही है मेरी हाथ वाली कोशिका। तो इसको यहाँ पे किसकी यहाँ पे आवश्यकता होगी, आपकी एनर्जी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, एनर्जी की। अब ये एनर्जी मिलेगी कहाँ से, ध्यान रखना हमारे शरीर में जो अतिरिक्त भोजन रहता है, मैं जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो ध्यान रखना। ये जो अतिरिक्त भोजन होता है ना, ये अतिरिक्त भोजन आपके ग्लाइकोजन के रूप में, किस फॉर्म के रूप में, आपके किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के रूप में इसके पास में संग्रहित रहता है, आपके लीवर के पास, यकृत के पास क्या रहता है, आपके संग्रहित रहता है। ठीक है, यकृत के पास क्या होता है, संग्रहित। अब क्या हुआ, हमारी हाथ वाली कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा मिलेगी किसके द्वारा, ग्लूकोज के द्वारा मिलेगी। किसके द्वारा मिलेगी, ग्लूकोज के द्वारा। तो ये डायरेक्ट रेस्पॉन्स जाएगा हमारे मस्तिष्क के पास में, कि मस्तिष्क देखेगा कि यहाँ पे हाथ वाली कोशिकाओं के पास में क्या ग्लूकोज नहीं है, तो वो रेस्पॉन्स देगा आपके अग्नाशय ग्रंथि को कि हाथ वाली कोशिकाओं के पास में क्या नहीं, ग्लूकोज नहीं, वहाँ पे ग्लूकोज पहुँचाना है। तो हाथ वाली कोशिका अपने असिस्टेंट को भेजेगी, और इसका असिस्टेंट कौन है, यहाँ पे अल्फा सेल, और अल्फा सेल का असिस्टेंट कौन है, यहाँ पे ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जाएगा डायरेक्ट आपकी यकृत के पास में, गया यकृत के पास में। अब यकृत के पास में जाएगा तो ये जो भी ग्लाइकोजन है इसके अंदर, ये ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, आपके ग्लूकोज में। मतलब यहाँ पे क्या करता है ये ग्लूकागोन, हमारे शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। किसके स्तर को बढ़ाता है, आपके ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। तो ग्लूकागोन क्या करेगा, यकृत में जो ग्लाइकोजन है उस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता है, आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे इंसुलिन क्या कार्य करता है। तो ये अवस्था देखते हुए कि हमारे शरीर में रक्त में आपके ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है, तो इस अवस्था को देखते हुए अग्नाशय ग्रंथि भेजती है अपने दूसरे असिस्टेंट को, और इसका दूसरा असिस्टेंट कौन है, यहाँ पे बीटा कोशिका। बीटा कोशिका यहाँ पे जाती है इसे के पास, ग्लूकोज के पास। यहाँ पे ग्लूकोज को वापस एक थप्पड़ लगा के किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते। किस में कन्वर्ट कर देती है, यहाँ पे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती। मतलब इंसुलिन क्या करिए, हमारे शरीर में रक्त में जो शर्करा है उस रक्त में शर्करा को नियंत्रित कर रही है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कर, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कर। आई बात समझ में यहाँ पे। लेकिन ये आपके ग्लूकागोन क्या कर रहा है, हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, हमारे शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ा रहा है। अच्छा, इस क्रिया को क्या कहते हैं ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन का जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया, वो प्रक्रिया कहलाती है आपके ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है यहाँ पे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। यहाँ पे ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कहलाती है आपकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। लेकिन ध्यान रखना तीन कंडीशन, यहाँ पे तीन कंडीशन लागू होती है। एक कंडीशन होती है, मैंने एक कंडीशन यहाँ पे बता दी, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लेकिन ग्लूकोज अगर आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, वापिस ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, आपके ग्लाइकोजन में, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं आपके ग्लूकोजिनेसिस। ग्लूकोजिनेसिस क्या बोलते हैं इसे, ग्लूकोजिनेसिस कहते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे सेकेंड नंबर बात आप ध्यान देना कि अगर आपके शरीर में ग्लूकोज नहीं होता है, मान लो ग्लाइकोजन नहीं होता है, तो उस ग्लाइकोजन नहीं होने के कारण क्या होता है यहाँ पे कि वसीय अम्ल और जो आपके प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, उन प्रोटीनों से क्या होता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आपकी ग्लूकोज का। उस प्रक्रिया को कहते हैं यहाँ पे, आपके ध्यान रखना, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं उसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियोजेनेसिस या जेनेसिस कर सकते हो। ये तीन प्रोसेस आप यहाँ पे ध्यान में रखना। क्लियर है यहाँ पे अशोक एकदम। हेलो मोहित। हाँ, ग्लाइकोजिनेसिस हो गया यहाँ पे। देखो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन कन्वर्ट होने की प्रक्रिया ग्लूकोजिनेसिस, वसीय अम्ल का आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, और आपके ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटने की प्रक्रिया क्या हो गई, आपके ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गई तीनों प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट। इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त की मात्रा को क्या करता है, आपके कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्या करता है यहाँ पे, हमारे शरीर में रक्त में कंट्रोल, जो रक्त में शर्करा होती है उस शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने का कार्य करता है। अर्थात ये आपके ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, आपके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे शरीर में आपके ग्लाइकोजन की मात्रा क्या हो जाए, नियंत्रित।
अब आ रही है बात यहाँ पे सोमेटोस्टेनिन क्या कार्य करता है। तो सोमेटोस्टेनिन के बारे में ध्यान रखना, ये सोमेटोस्टेनिन ना तो इंसुलिन को ज़्यादा होने देता और ना ही आपके ग्लूकागोन को ज़्यादा होने देता। मतलब इन दोनों पे नियंत्रण करने का कार्य कौन करते हैं यहाँ पे, इंसुलिन। तो अगर ये गड़बड़ा गया यहाँ पे सोमेटोस्टेनिन, तो यहाँ पे इंसुलिन भी आपके गड़बड़ा सकता है और आपके ग्लूकागोन भी गड़बड़ा सकते हैं। तो अगर मान लो किसी कारणवश हमारे शरीर में इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पे, कमी। क्या हो जाती है, कमी। तो कमी होने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, आपके शर्करा की मात्रा। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ेगी, ये ध्यान में रखना। शरीर में नहीं, रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। और इस अवस्था को कहते हैं आपके डायबिटीज मेलाइटस। मेलिटस कह सकते हैं या डायबिटीज मेलाइटस कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसे, डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, मेलाइटस कहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये जब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ गई तो रक्त शुद्ध होने के लिए जाएगा हमारी किडनियों के पास में। किसके पास में जाएगा, आपकी किडनी के पास में। किडनी क्या करेगी, इस रक्त में से यूरिया को छानने के साथ साथ में किसको भी छान देगी, आपकी यही आपकी शर्करा, ग्लूकोज को भी छान देगी। और ये जो शर्करा होगी ये आपके मूत्र के साथ में बाहर विसर्जित होगा। तो जो भी व्यक्ति आपके मूत्र का विसर्जन करेगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी चींटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आपकी चींटी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूत्र के साथ में आपकी शर्करा होती है, उसका भी यहाँ पे उत्सर्जन किया जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो अवस्था होती है वो अवस्था कौन सी कहलाती है, आपकी डायबिटीज मेलाइटस कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है, आपकी डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज मेलाइटिस में आपके लक्षण क्या होते हैं कि सारा ग्लूकोज शरीर से बाहर निकल जाता है मूत्र के शरीर में। तो उसके शरीर में ग्लूकोज है ही नहीं, उसका शरीर क्या हो जाता है, आपकी कमजोर हो जाता है। ठीक है, शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती। तो ये सारी प्रोसेस मैंने यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि के बारे में आपको बता दी। एक बार सबको समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो सारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे एक बार सारे थम्स अप कर दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। थैंक यू अशोक, कमेंट कर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थ को क्या कहा जाता है आपके। तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके द्वारा जो सिक्रेशन किया जाता है जो पदार्थ, उनको क्या कहा जाता है। हाँ भी बात करेंगे, उसी की बात करेंगे। ठीक ठीक है आदित्य। तो ए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सभी का लगभग। ए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अशोक का, आदित्य का, अभिषेक का, मानसिका, ज्वाला का, नितिन कुमार का। ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा जो पदार्थ स्रावित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हार्मोन। अब हार्मोन शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन सा था यहाँ पे, ध्यान रखना आपको, स्टार्लिंग। कौन था यहाँ पे, स्टार्लिंग। ठीक है, हार्मोन शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन सा था, आपके स्टार्लिंग था। सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा था, आपको ध्यान रखना है, सिक्रेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, आपकी सिक्रेटिन हार्मोन। फिर बात आती है यहाँ पे एंजाइम। तो एंजाइम के बारे में ध्यान में रखना, सबसे पहले खोजा गया एंजाइम कौन सा हो जाएगा, जाइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम खोजा गया था, आपके जाइमेज एंजाइम। जो भी आपके एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं, आपके प्रोटीन के बने होते हैं। ऑल प्रोटीन्स और एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मतलब क्या होता है आपके कि सारे प्रोटीन होते हैं वो आपके कभी भी एंजाइम नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी एंजाइम वो सारे क्या होंगे, आपके प्रोटीन के बने होंगे। लेकिन एक आपके यहाँ पे अपवाद के रूप में राइबोजाइम, राइबोजाइम एंजाइम, ये आपके प्रोटीन से ना मिलकर बनकर ये आपके आरएनए से बना होता है। किससे बना होता है, आपके आरएनए से बना होता है। ठीक है, हाँ यीस्ट में ना, तो यहाँ पे आरएनए से बना होता है ये आपके राइबोजाइम। ये प्रोटीन से नहीं बना होता है, ये आपके इसका अपवाद है, ध्यान रखना। हार्मोन आपके स्टेरॉइड प्रकृति के, प्रोटीन प्रकृति के हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड प्रकृति के हो सकते हैं, प्रोटीन प्रकृति के हो सकते हैं, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो पापा है वो कौन है यहाँ पे। नितिन कुमार का बी आंसर आ रहा है, अशोक का यहाँ पे बी ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे अभिषेक का भी बी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। चालक का बी ऑप्शन, आदित्य का भी बी ऑप्शन। क्या बात है, आज तो ना सभी आंसर एकदम करेक्ट दे रहे हैं।
तो यहाँ पे ध्यान रखना अंतःस्रावी विज्ञान का जो जनक है ना, वो जनक कौन सा हो जाएगा? एसडीएस का भी बिल्कुल यहाँ पे सी के सारा एसडीएस आपका आंसर देखो यहाँ पे दीपिका का बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे बी ऑप्शन एसडीएस अपना आंसर चेक करो यहाँ पे गलत कैसे आ रहा है? मानसी का बी आ रहा है, एसडीएस अपना आंसर चेक करो एक बार है ना आप। तो यहाँ पे अंतःस्रावी विज्ञान का जो एंडोक्राइन जो आपके सिस्टम होता है उसमें आपके जो जनक होंगे वो जनक कौन हो जाएंगे? आपके थॉमस एडिसन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे यहाँ पे? थॉमस एडिसन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आपके करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको अंतःस्रावी तंत्र और इसके साथ में मिलकर कौन कार्य करता है? आपके नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र है ना। तो इन दोनों के सम्मिलित अध्ययन को मैंने बताया था क्या कहते हैं? आपके न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। और इन दोनों तंत्रों के द्वारा ही आपके व्यक्ति क्या करता है? वातावरण के साथ समस्थापन बनाए रखता है, होम्योस्टेटिस कहा जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के सम्मिलित अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बताओ। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के सम्मिलित अध्ययन को क्या कहा जाता है? अशोक का बी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। मानसी का बी ऑप्शन, नितिन कुमार का बी ऑप्शन, आदित्य का बी ऑप्शन, अभिषेक का भी बी ऑप्शन। क्या बात है, आज तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। एसडीएस का भी बी ऑप्शन अब की बार बिल्कुल करेक्ट है। उजाला का बी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ पे जो बी ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। हाँ अभी बताए, पर आपको पता तो रहना चाहिए ना, थोड़ा बहुत माइंड है या नहीं वो भी देख लेते हैं आपका। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी में आपकी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसका? तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये बताओ सारे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये सारे टाइप करो यहाँ पे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये अशोक का आंसर यहाँ पे। अच्छा, कवक। अच्छा क्या बात है, आज तो है ना। अरे कवकों का अध्ययन नहीं किया जाता यहाँ पे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत आपका गलत आंसर। गलत आ रहा है आंसर, सभी का गलत आंसर आ रहा है अभी तक। अशोक का भी गलत, अभिषेक का भी गलत, आदित्य का भी गलत है। ट्यूशन को पढ़ो एकदम अच्छे से। यहाँ पे मैंने क्या पूछा है? एसडीएस का भी गलत यहाँ पे। बाकी वालों का आंसर नहीं दिया आपकी बार। क्या हुआ, सोच रहे हैं सारे है ना, सर्च करने लग गए। प्लांट्स भी गलत है अशोक यहाँ पे आपका। एक दो का और देख लेते हैं यहाँ पे आंसर आता है तो। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अच्छा, सर्च तो नहीं करना है गूगल पे है ना। गूगल पे आपको सर्च नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर देना है यहाँ पे। जितने में मैं आपको बता दूंगा, आप गूगल पे सर्च करके आंसर दोगे तो यहाँ पे बिल्कुल नितिन कुमार का बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सेवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? आपके सेवालों का अध्ययन किया जाता है। तो इस नितिन कुमार ने क्या किया था? गूगल पे सर्च किया था, इसीलिए यहाँ पे सेवाल विज्ञान नाम आया इसका, नहीं तो सेवाल बताता डायरेक्ट। यहाँ पे सेवालों का अध्ययन किया जाता है, एल्गी का अध्ययन। लेकिन जो आपने अब यहाँ पे आंसर दिया था कवक, जिसे हम फंजाई कहते हैं, इन कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत किया जाता है, आपकी माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और कार्डियोलॉजी के अंतर्गत बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे आपके अशोक ने आंसर दे दिया था पहले। इसमें कार्डियोलॉजी में आपके हार्ट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, HERT हार्ट। और हार्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट, ठीक है, उन्हें बोलते हैं यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उन्हें? कार्डियोलॉजिस्ट का, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो हार्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हार्मोन शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन सा था यहाँ पे? हार्मोन शब्द सबसे पहले देने वाला वैज्ञानिक, हार्मोन शब्द किसने दिया था? फंजाई का बताया ना अभी, माइकोलॉजी के अंतर्गत। देखो यहाँ पे फंजाई, इस कवक को इंग्लिश में फंजाई कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फंजाई का क्या देता है? आपके माइकोलॉजी के अंतर्गत। सेवाल को इंग्लिश में कहते हैं आपके एल्गी,
और एल्गी का अध्ययन किसमें किया जाता है? आपके फाइकोलॉजी के अंतर्गत। इसका ऑप्शन का यहाँ पे अच्छा ए ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सभी का, ए ऑप्शन। उजाला का भी, आदित्य का भी ए आ रहा है, अभिषेक का भी ए आ रहा है, अशोक का भी यहाँ पे ए ऑप्शन आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे जो ए ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है कि स्टार्लिंग हो जाए। कौन हो जाएगा यहाँ पे? स्टार्लिंग। ठीक है, हार्मोन शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन था? आपके स्टार्लिंग था। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा था? ए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे एसडीएस का। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन, हाँ अभी बताऊंगा आदित्य, एक बार ये हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं करेक्ट। देखो अशोक आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपकी बार गलत आ रहा है। आदित्य का यहाँ पे बी आ रहा है, बी भी गलत है यहाँ पे। नितिन कुमार का ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। देखो मैंने हार्मोन के बारे में पूछा है, तो हार्मोन कौन सा हो जाएगा? आपके सिक्रेटिन हार्मोन। लेकिन एंजाइम कौन सा था? आपके जाइमेज एंजाइम था। अब देखो यहाँ पे आदित्य ने पूछा है कि सर वुमेन्स को टॉयलेट नहीं आते हैं, उसके बारे में बताओ। इसमें क्या होता है? एडीएच हार्मोन के हमारे शरीर में क्या हो जाती है? अधिकता। एडीएच हार्मोन आपके जो पीयूष ग्रंथि होती है, उस पीयूष ग्रंथि का जो आपके न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला भाग होता है उसके द्वारा स्रावित किया जाता है। इसका मतलब होता है, इसका पूरा नाम होता है आपके एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है? इसका पूरा नाम यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसे हम हिंदी में मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? इसे मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहा जाता है। मूत्र विरोधी हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में, ध्यान रखना, जल व लवणों का संतुलन करता है। अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है हमारे शरीर में तो व्यक्ति मूत्र का विसर्जन नहीं करता, और अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है मूत्र में, सॉरी हमारे शरीर में, तो आपके व्यक्ति बार बार मूत्र का विसर्जन करता है। अब आपने नाम सुना होगा एक कंगारू चूहा का। कंगारू चूहा का नाम सुना होगा। ये कभी भी अपनी ज़िंदगी में ना तो पानी पीता और ना ही मूत्र का विसर्जन करता है। क्यों? क्योंकि इसके शरीर में एडीएच हार्मोन की क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक होती है, मतलब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो मरुस्थलीय जंतु होते हैं, मरुस्थलीय जंतु, ठीक है, हाँ मरुस्थलीय जंतु होते हैं। ये मरुस्थलीय जंतु क्या करते हैं? आपके इन मरुस्थलीय जंतु भी आपने देखा होगा, एक तो पानी भी कम पीते हैं, एक तो पानी भी क्या होते हैं आपके कम पीते हैं, और आपके मूत्र का विसर्जन भी क्या करते हैं? आपके कम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन मरुस्थलीय जंतुओं में क्या होता है? एडीएच हार्मोन की क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा अत्यधिकता होती है। क्योंकि उनको पता है कि उनके शरीर में अगर आपके पानी की कमी होगी तो पानी कहाँ से आएगा? मरुस्थल में, ठीक है, रेगिस्तान में। तो इसीलिए उनके शरीर में क्या होता है? आपके एडीएच हार्मोन की बहुत ही अत्यधिकता होती है। अब देखो नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि नलिका विहीन ग्रंथियां किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दो, 7 नंबर का। इस क्वेश्चन का आंसर दो यहाँ पे। ए ऑप्शन आ रहा है अशोका मानसिका, बी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे नलिका विहीन ग्रंथियां किसे कहा जाता है? आदित्य का ए आ रहा है, अशोक का ए, अभिषेक सैनी का ए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, जाला का भी ए ऑप्शन। देखो हमने बात की थी यहाँ पे कि नलिका विहीन ग्रंथियां, ध्यान रखना कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है इनमें नलिकाएं काम नहीं आती। ये अपने जो भी स्राव होता है रासायनिक पदार्थ, तो वो रासायनिक पदार्थ का स्त्राव होता है, वो आपके डायरेक्ट किस में छोड़ते हैं? आपके रक्त में निकालते। ठीक है, रक्त क्या करता है? हमारे लक्ष्य अंगों तक पहुंचाता है, और इसीलिए इसमें नलिका काम नहीं आती। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? आपकी नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। और इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन। लेकिन वही स्रावी ग्रंथि अपने रस का स्राव किस में करते हैं? आपकी नलिकाओं में करते हैं। किस में करते हैं? आपकी नलिकाओं में। इसीलिए इन्हें यहाँ पे नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यहाँ पे नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। और आपके अंतःस्रावी और बहिःस्रावी यहाँ पे हो ही नहीं सकता, केवल मिश्र ग्रंथि भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मानव शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? मानव शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती है? इसका ऑप्शन बताओ यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा?
देखो लार का सही पीएच है ना, ध्यान रखना, लार का जो सही पीएच है वो आपके कहीं पर आपको मिलेगा 6.4, कहीं पे मिलेगा आपको 7.4, है ना। कहीं पे आपको 6.4 मिलेगा, कहीं पे आपको 7.4 मिलेगा। तो नॉर्मली लार का पीएच आपको 6.4 से लेकर 7.4 के मध्य, ऐसे ध्यान रखना। औसतन अगर बताना हो तो आपको क्या बताना है, 6.4 से लेकर 7.4। लेकिन अगर एक्चुअल में अगर आपको पूछे कि फिक्स इसका पीएच कितना होगा, तो पीएच आपको बताना है 6.4। क्योंकि अगर कहीं पर भी देखोगे तो आपको कहीं पे 6.4 मिलेगा, कहीं पे 7.4 मिलेगा, मतलब आपके हल्का अम्लीय भी होता है और हल्का क्षारीय भी होता है। तो इनके मध्य का बता सकते हैं यहाँ पे। 11 ग्रंथियाँ कौन सी होगी यहाँ पे मानव शरीर में? 11 ग्रंथियाँ कब से होने लगी मानव शरीर में यहाँ पे? एक ग्रंथि और एक्स्ट्रा कौन सी आ गई यहाँ पे? यहाँ पे 10 ग्रंथियाँ पाई जाती है। 10 ग्रंथियों के मैंने आपको नाम बताए थे यहाँ पे स्टार्टिंग में, आपको पता हो तो। देखो सबसे पहली जो ग्रंथि होती है वो ग्रंथि लेते हैं हम यहाँ पे हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि आपकी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, फिर सेकंड नंबर होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होती है आपकी? पीयूष ग्रंथि। पीयूष के बाद में थर्ड नंबर होती है आपकी पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। फिर आपके फोर्थ नंबर होती है यहाँ पे, ध्यान रखना, थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आपकी? थायराइड ग्रंथि। थायराइड के बाद में 5 नंबर होती है आपकी पैराथायराइड। कौन सी होती है यहाँ पे? पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। और 6 नंबर कौन सी हो जाएगी यहाँ पे आपके? थाइमस ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी आपके? थाइमस ग्रंथि। 7 नंबर हो जाएगी यहाँ पे, ध्यान रखना, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी आपकी? अग्नाशय ग्रंथि। और 8 नंबर कौन सी हो जाएगी यहाँ पे आपके? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि। और 9 नंबर हो जाएगी आपके मादा में पाई जाने वाली कौन सी? अंडाशय। और अंडाशय के बाद में 10 नंबर कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? वृषण। ये आपकी इस प्रकार 10 ग्रंथियाँ पाई जाती मानव शरीर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? मस्तिष्क में पाए जाने वाली ग्रंथियों के नाम बताओ। हाँ बिल्कुल, ट्रिक है ना इनकी तो, बहुत आसान ट्रिक तो। एक बार इसका आंसर बताओ, फिर मैं वहाँ पे ग्रंथियों की ट्रिक बता रहा हूँ किस प्रकार आपके टोटल 10 ग्रंथियाँ याद रखनी है। तो ए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आदित्य का, अशोक का। ए आ रहा है सबका, है ना। पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये तीनों ग्रंथियाँ कहाँ पे होती है? आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो। अब देखो हमने बात की थी यहाँ पे ग्रंथियों के पीछे, इन ग्रंथियों की ट्रिक्स क्या है, यहाँ पे किस प्रकार इन ग्रंथियों को याद रख सकते हैं। तो इन ग्रंथियों को याद रखने के लिए बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करो आप, प्रकार का डायग्राम बनाओ एक। मैं यहाँ पे दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ एक। हो गया डायग्राम यहाँ पे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, एक बार क्या करना आपको? पीपी करना है। क्या करना है यहाँ पे? एक बार पीपी। फिर 2 बार क्या करना आपको? टीपी करना है। 2 बार क्या करना आपको? टीपी। एक बार तो क्या करना आपको? पीपी करना है। और 2 बार क्या करना आपको? टीपी। टीपी एक बार हुआ, अभी ये लो, और क्या हो जाएगी यहाँ पे? टी, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पी। एक बार पीपी करना है, 2 बार क्या करना है? टीपी, और लास्ट में क्या करना आपको? ए टी ओ। क्या करना है लास्ट में आपके? ए टी ओ। इस प्रकार ये आपकी 9 ग्रंथि है, और 9 में से एक ऊपर वाली हो जाएगी कौन सी? आपके हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? आपके हाइपोथैलेमस। देखो एक बार पीपी करना आपको यहाँ पे, 2 बार टीपी करना यहाँ पे, और एक बार क्या करना आपको? एटीओ। इस प्रकार 9 ग्रंथि। पी का मतलब पीनियल, और इस पी का मतलब पीयूष ग्रंथि, टी का मतलब थायराइड ग्रंथि, पी का मतलब पैराथायराइड ग्रंथि, टी का मतलब थाइमस ग्रंथि, पी का मतलब पेनक्रियाज ग्रंथि, ए का मतलब एड्रिनल ग्रंथि, टी का मतलब टेस्टिस, और ओ का मतलब ओवेरी। इस प्रकार टोटल आपकी 10 ग्रंथियाँ हो जाएगी इनकी ट्रिक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? पीयूष ग्रंथि के भागों की संख्या बताओ यहाँ पे। पीयूष ग्रंथि में कितने भाग होते हैं? ए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे अशोक का, आदित्य का। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं आपके? 2 भाग होते हैं। देखो कौन कौन से भाग होते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था इस प्रकार से। एक तो अग्रपाली हो जाएगा, ये आपके पशपाली हो जाएगा, ठीक है। अग्रपाली को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पशपाली को आपके न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। इन दोनों पालियों के द्वारा टोटल 9 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, और 9 हार्मोनों की मैंने ट्रिक्स बताई थी आपको। गलत, GLAT गलत, FM पे ओए, तो यहाँ पे ओए आ रहा है, ये आपके कहाँ से आ रहा है? पीछे से आवाज़ निकल रही है, मतलब ये आपके पशपाली के द्वारा स्रावित किए जाते हैं 2 हार्मोन। 2 हार्मोन आपके पशपाली के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, लेकिन बाकी वाले जो 7 हार्मोन है, ये 7 हार्मोन आपके अग्रपाली के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इस प्रकार टोटल कितने हार्मोन आ जाते हैं? 9 हार्मोन आपके इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, ठीक है। कितने हार्मोन? 9 हार्मोन। इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बताओ क्या होगा? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन कितने हैं? इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बताओ, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन कितने हैं? अभी मैंने बात बताई थी आपको कौन कौन से हार्मोन है। अब आएगा बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल एकदम सिक्सर लगा रहे हैं आपकी बार तो सारे, है ना। अब देखो हार्मोन की बात की थी हमने अभी, तो जी के द्वारा होता है आपका कौन सा? GH हार्मोन। इन हार्मोनों के बारे में बताऊंगा मैं आपको एकदम डिटेल से, ठीक है। इनकी कमी से अधिकता से क्या रोग होते हैं एकदम डिटेल से बताऊंगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं। फिर एल के द्वारा होता है LH हार्मोन, ए के द्वारा होता है आपका ACTH हार्मोन, और टी के द्वारा होता है आपका TSH हार्मोन, एफ के द्वारा होता है आपका FSH हार्मोन, एम के द्वारा होता है आपका MSH हार्मोन मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पी के द्वारा होता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, ओ के द्वारा होता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ए के द्वारा होता है आपका ADH हार्मोन, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। जी का मतलब ग्रोथ हार्मोन, या फिर इसे कहते हैं आपके STH हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या फिर ADH हार्मोन, या फिर इसे वेसोप्रोसिन कहा जाता है। इस प्रकार टोटल कितने हार्मोन होते हैं आपके? 9 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। आई बात समझ यहाँ पे? तो आज के लिए यहाँ पे आपके पास में 11 क्वेश्चन थे। पीयूष ग्रंथि के बारे में भी समझा था, कुछ अन्य बाकी सभी ग्रंथियों के बारे में हमने यहाँ पे जाना था। अब बाकी का जो हमारा पोर्शन होगा वो हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, कल करेंगे, ठीक है। बाकी जो ग्रंथ है वो धीरे धीरे इस प्रकार हम स्टेप वाइज चलेंगे, एकदम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपके वृषण ग्रंथि के बारे में डाल दिया, पहले पीयूष, फिर पीनियल, फिर थायराइड, पैराथायराइड, इस प्रकार प्रत्येक ग्रंथि के बारे में एकदम डिटेल से बताऊंगा। तो मैंने आज आपको आपके जो पीयूष ग्रंथि थी उसके बारे में बताया। अभी पीयूष ग्रंथि के बारे में और जो आपके रोग होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे एकदम डिटेल से। तो बाकी जो क्लास होगी वो आपकी कल होगी 8 बजे, ठीक है। कल 8 बजे होगी। जो भी और भी स्टूडेंट हैं उनको भी साथ में जोड़ते रहो यहाँ पे, क्योंकि देखो आप रिवीजन क्लास भी चल रही है साथ में, आप है ना, रिवीजन क्लास भी चल रही है। इसके अलावा आपकी 12th बायोलॉजी की भी क्लास चलती है कंटिन्यू लाइव क्लास। तो एक तो क्लास चल रही है और एक आपकी यहाँ पे रिवीजन भी साथ में हो जाता है क्यूज के द्वारा। अब बाकी वाला जो पोर्शन होगा ना वो हम कल करेंगे यहाँ पे। डेली का जो टाइम रहेगा ना वो आपके 8 बजे का रहेगा। हाँ, तंत्रिका तंत्र का भी लगाएंगे अभिषेक, ठीक है। ये आप एक बार आपके ग्लैंड्स वाला हो जाए पार्ट पूरा, फिर हम यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है वो भी लगाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से लगाएंगे, है ना, पूरा एकदम अच्छे से समझाएंगे। तो बाकी क्लास हम कल करते हैं कंटिन्यू। हाँ, बोटनी वाला बिल्कुल वो भी रिवीजन करेंगे, है ना। एक बार हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कर लेते हैं, उसके बाद में चाहे बोटनी का एक टॉपिक कर लेंगे वापस, फिर हम वापस एक बायोलॉजी का, एक वापस बोटनी का, इस प्रकार से चलेंगे, जिससे कि दोनों पोर्शन आपके साथ साथ में कंप्लीट होते रहे एकदम डिटेल से। चलो तो गुड नाइट सभी को, एकदम अच्छे से अपनी तैयारी रखना, आगे भी जो बाकी वाली ग्रंथियाँ हैं वो पढ़ना आप। नेक्स्ट क्यूज कल होगा 8 बजे, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस देते हो। कल भी एकदम अच्छा परफॉर्मेंस था आपके, आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था सभी का, एकदम करेक्ट आंसर दे रहे थे सारे।